कमला देवी की कहानी कुछ ऐसी थी कि हर सुबह वह अपने छोटे से ठेले पर सुबह सुबह घुंघराले जलेबी और गरम गरम गुलाब जामुन से भरी मिठाइयों की टोकरी लेकर शहर के बाजार की मुख्य सड़क पर आकर बैठ जाती थी। उसकी दो बेटियां थीं और दोनों ही उसके जीवन का गौरव थीं। बड़ी बेटी नेहा राणा को देश की सीमाओं पर कोस्ट गार्ड में अफसर के रूप में तैनात किया गया था और छोटी बेटी दीपा कपूर शहर की जिला कलेक्टर यानी कलेक्टर थीं। कमला देवी जब भी किसी से मिलती तो गर्व से बताती कि उसकी एक बेटी समुद्र पर देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की व्यवस्था संभालती है। बावजूद इसके कमला देवी आज भी रोज बाजार में बैठकर अपनी हलचल वाली टोकरी में जलेबी और गुलाब जामुन बेच देती। पर वह अपनी बेटियों को अपना यह रोजमर्रा का काम बताती नहीं थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों को किसी तरह की झंझट हो। सब कुछ समय तक ठीक ठाक चल रहा था, जब तक कि एक दिन वहां एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम पहले जैसे देखा गया चेहरों की जगह अब विनोद चौधरी था, अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आकर रुका। उसने अपनी बाइक सड़क किनारे रोकी, ठोकर से उतरकर सीधे कमला देवी की टोकरी के पास आ गया और एक जलेबी उठाकर बिना पूछे मुंह में डाल ली। कमला देवी थोड़ी झिझकते हुए बोली, साहब, जलेबी अभी अभी बनी है, अगर चाहें तो तोल कर दूं। विनोद चौधरी ने थोड़ा अकड़ कर कहा, हाँ हाँ, 1 किलो दे दे। कमला देवी ने कांपते हाथों से जलेबी पैक तोलकर पॉलिथीन में दे दिए। विनोद ने पैकेट लेकर फिर सामने ही से एक जलेबी तोड़कर चबाई। कुछ चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बेचा है तूने? बिल्कुल मीठा नहीं है। कमला देवी ने डरते हुए कहा, नहीं साहब, बहुत मीठी है, अगर चाहें तो दूसरा चक्कर ले लीजिए। पर विनोद हंसकर बोला, चुप रह, तेरी जलेबी का एक दाना भी मीठा नहीं है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है और मैं इसका 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? कमला देवी ने हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेहनत की है, कृपया कुछ पैसे दे दीजिए बस। ये सुनते ही विनोद चौधरी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने झट से पूरा ठेला उठा लिया और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दिया। ठेला पलट गया और सारे जलेबी गुलाब जामुन सड़क पर और नाले में उड़कर बिखर गए। कमला देवी जैसे ठिठक कर रह गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। उनकी सारी मेहनत और आन बान दोनों सड़क पर कुचल गए जैसे कोई खिलौना। आसपास की भीड़ एकदम खामोश तमाशा देख रही थी। लोग बातें कर रहे थे, पर किसी में उस वर्दीधारी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। विनोद चौधरी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वैसे ही चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। भीड़ में से किसी ने मदद नहीं की, मगर पास की छत पर खड़े एक नौजवान अभिषेक ने यह पूरा कांड अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। वह अभिषेक कमला अम्मा को बचपन से जानता था और उनके प्रति बहुत सम्मान रखता था। उसका खून अब उबल रहा था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचा कि अब इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए। उसे पता था कि कमला के घर की बड़ी बेटी नेहा समुद्र से दूर कोस्ट गार्ड पर तैनात है। उसने कहीं से उनका नंबर निकाला और उसी वीडियो को बिना कुछ देर किए नेहा को व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे लिखा, नेहा दीदी, आज देखिए, आज बाजार में मां के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर खुले समुद्र के एक तट पर तैनात नेहा राणा पानी का जहाज चला रही थी जब उसके फोन पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया। उसने वीडियो खोला और जैसे ही वह वीडियो चलता गया, नेहा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों की ठंडक गुस्से में बदल गई। उसने देखा कि उसकी मां, जिसने उसे और उसकी बहन को पाला पोसा था, सड़क पर बेबस खड़ी थी और लोग तमाशा बना रहे थे। नेहा का मन भड़क उठा। उसने जो जवान मन और ट्रेनिंग पाई थी, उसके अंदर का सैनिक जाग उठा। उसने तुरंत ही वह वीडियो अपनी छोटी बहन दीपा कपूर को फॉरवर्ड किया और फोन कर कहा, दीपा, देखो ये, मैं अभी आ रही हूं। दीपा उस समय जिले की ही एक जरूरी मीटिंग में थी। फोन आते ही उन्होंने मीटिंग रोककर फोन देखा और पूछा, क्या हुआ? नेहा ने अपने शब्दों में गुस्सा और दर्द मिलाकर बतलाया। दीपा ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसका दिल डगमगा गया। उसकी मां बाजार में जलेबी पैक के बिखरने पर रो रही थी और इंस्पेक्टर ने उसकी इज्जत को कुचल दिया था। दीपा की आंखें भर आईं, पर वह कलेक्टर थीं। भावनाओं में बहने का अधिकार उनके पद ने रोक दिया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेहा गरजते हुए बोली, मैं आ रही हूं, छुट्टी लेकर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दीपा ने ठंडी पर दृढ़ आवाज में कहा,
नहीं दीदी, तुम्हारी जगह समुद्र पर है। तुम्हें मजदूरी करना है देश के लिए। ये मामला मेरे इलाके का है। मैं इसे कानून के दायरे में रहकर सुलझाऊंगी। नेहा ने थोड़ी देर चिंतित होकर कहा, ठीक है, पर उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप उठे। दीपा ने कहा, चिंता मत करो, अब ये मेरा काम है। और फोन काट दिया। वह अपनी मीटिंग के साथियों को कहकर बोली, यह मीटिंग यहीं खत्म। आप लोग जा सकते हैं। और बिना सरकारी गाड़ी के एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में दीपा ने अपने कलेक्टर के औपचारिक कपड़े बदलकर एक साधारण पीले सलवार सूट में आए, ताकि जब वह बाजार जाकर मां के पास पहुंचे तो वह एक बेटी के रूप में जाए, किसी आधिकारिक पद की औकात दिखाकर नहीं। जब वह घर पहुंची तो कमला देवी एक कोने में बैठी थी, आंखें सूजी हुई। कमला ने अपनी बेटी को देखकर घबराकर पूछा, दीपा, तुम यहां क्यों? सब ठीक तो है? दीपा कुछ नहीं बोली। वह बस मां के पास गई और कसमसाती हुई मां को कसकर गले लगा लिया। मां की गोद में सिर रखकर दीपा खुद को रोक नहीं पाई। उसने मां के आंसुओं को पोंछा और कहा, मां, अब आप अकेली नहीं रहेंगी। आपकी बेटी जिले की कलेक्टर है। मैं वादा करती हूं कि जिसने भी आपकी इज्जत से खिलवाड़ किया, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कमला देवी ने अपनी बेटी की आंखों में वह आत्मविश्वास देखा और चुपचाप मुस्कुराकर उसे देखा। उसी रात दीपा ने पूरी योजना बनाई। उसने जाना कि अगर वह कलेक्टर की वर्दी पहनकर थाने जाएगी तो पुलिस वाले अपने अपने पदों का इस्तेमाल कर असली दोषियों को छिपा देंगे। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह आम नागरिक का रूप धारण करके थाने में शिकायत दर्ज कराएगी। अगले सुबह दीपा ने पीला सलवार सूट पहना, चेहरा दुपट्टे से ढका और ऑटो लेकर कोतवाली पहुंच गई। वहां का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार सुस्ता रहा था था, था और इंस्पेक्टर अब्दुल रैना और एसओ सुरेश पाठक चाय पर बैठे हंसी ठिठोली कर रहे थे। दीपा थोड़ी हिचकिचाकर उनके पास गई और बोली, मुझे शिकायत दर्ज करानी है। सुरेश ने ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, किसने परेशान किया? दीपा ने धीरे से कहा, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने एक बुजुर्ग महिला की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूं। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, अब्दुल रैना चौंक उठा और उसने घूर कर देखा। तू किसकी बात कर रही है? नाम क्या है तेरा? दीपा ने थोड़ी घबराहट का रंग दिखाया पर अड़ी रही। उसने बताया कि उसका नाम दीपा कपूर है और वह अपनी मां के खिलाफ उस दुर्व्यवहार के संबंध में शिकायत दर्ज कराना चाहती है। अब्दुल और सुरेश जोर जोर से हंस पड़े। ओह, तो तू वही है। क्या होगा? सड़क पर गंदगी करोगी तो लाठी पड़नी चाहिए। यहां कोई एफआईआर नहीं लिखेगा। दीपा ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, यह गैर कानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। सुरेश गड़गड़ कर बोला, तुम हमें कानून सिखाओगी? ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें ही अंदर करवा दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने का जुर्म लगेगा। ये बहस बढ़ ही रही थी कि तभी एक हवालदार दौड़ता हुआ थाने में आया और हवा में कुछ कहता हुआ बोला कि गुनगुना प्रसाद यादव आ रहे हैं। गुनगुना प्रसाद यादव शहर का एक बहुत बड़ा और दबंग नेता था और पुलिस उसके इशारों पर नाचती थी। उसका नाम सुनते ही अब्दुल और सुरेश का रंग उतर गया। वे जल्दी से खड़े हुए और दरवाजे पर जाकर स्वागत करने लगे। एक सफेद बड़ी कार थाने में आई और गुनगुना बीते प्रसाद उतरे। सफेद कुर्ता पायजामा पहने वे चाहिए से भीतर आए, मुस्कुराए और बोले, क्या हाल है चौधरी? सब ठीक चल रहा है ना? दोनों इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर खुश हो गए। लेकिन तभी गुनगुना की नजर दीपा पर पड़ी। वह अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया और अचानक उसने तेजी से आगे बढ़कर दीपा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, नमस्ते मैडम। उस तेजी नीचे आप यहां? उसके शब्दों में हकलाहट थी। अब्दुल और सुरेश दंग रह गए। वह इस साधारण दिखने वाली लड़की को पहचान कर झुक क्यों गया? तब बाहर और गाड़ियों के आने की आवाज हुई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने रुकीं और गाड़ियों से डीएसपी, कलेक्टर और कई बड़े आईएएस और आईपीएस अफसर उतरे और चुपचाप थाने के अंदर आकर दीपा के पीछे खड़े हो गए, जैसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को सलामी दे रहे हों। अब थाने में सन्नाटा छा गया। पंखे की घूर्णन की आवाज के सिवा कुछ नहीं था। अब्दुल और सुरेश स्तब्ध थे। उन दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। डीएसपी ने आगे आकर सख्त लहजे में कहा, इंस्पेक्टर, ठेठ रवैया बंद करो और ठहरो। तुम एक कलेक्टर मैडम के सामने कैसे खड़े हो? दीपा की आवाज कान में गूंज गई। इंस्पेक्टर अब्दुल रैना और एसओ सुरेश पाठक, आप दोनों को प्रभावी रूप से तत्काल निलंबित किया जाता है। दीपा ने आदेश दिया कि इनके खिलाफ विभागीय जांच बिठाई जाए
और आम नागरिक के साथ अभद्रता करने और वर्दी का दुरुपयोग करने पर मामला दर्ज किया जाए। एसपी ने शीघ्रता से अपनी टीम को हुक्म दिया और दोनों की बेल्ट टोपी हटा दी गई। कल तक जो शेर सरकते थे, वे अब बिल्कुल निहत्थे थे। गुनगुना प्रसाद ने हिम्मत आकर कहा, मैडम, यह एक भूल चूक है। माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा। पर दीपा ने आंखें मूंद कर कहा, यह भूल नहीं, यह वर्दी में छिपे गुंडे हैं। और जहां तक आपकी सलाह की बात है, बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। गुनगुना प्रसाद का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि दीपा से टकराना आसान नहीं होगा। उसकी आंखों में अब नफरत थी और दीपा ने उसे पढ़ लिया। अगले दिन सुबह शहर में लोग कह रहे थे कि कलेक्टर ने अपनी मां का इंसाफ दिला दिया और सब कुछ सही लगता था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात दीपा के निजी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया, पर दूसरी तरफ से केवल भारी सांस ली गई और फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज में कहा गया, कलेक्टर साहिबा, शहर में ज्यादा ना उड़ो। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल अभी शुरू हुआ है। कॉल कटते ही दीपा के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वह समझ गई कि गुनगुना प्रसाद इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। यह जंग अभी और भी खतरनाक होने वाली थी। उसने तुरंत एसपी से कहा कि अपनी मां के घर के आसपास सादी वर्दी में सुरक्षा दे दी जाए ताकि मां को डर नहीं लगे। कुछ दिन शांति से गुजरे और दीपा को लगा शायद दबाव काम कर गया। पर सच में यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। एक सुबह जब कमला देवी अपने ठेले पर जलेबी और गुलाब जामुन का सामान बिछाकर बैठी थीं, कि अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आकर रुकीं। उनमें से एक नए सज्जन इंस्पेक्टर उतरे, जिन्हें दीपा नहीं जानती थीं। उन्होंने ठेले की ओर इशारा कर कहा कि सूचना मिली है कि इन मिठाइयों के पीछे नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। तलाशी के दौरान एक सिपाही ने मिठाइयों के नीचे से भूरे रंग के पैकेट निकाले और चिल्लाया, मिल गया। और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग बोले, देखो, कलेक्टर की मां नशीले पदार्थ बेचती है। कमला देवी ठिठक कर रह गईं। वह रुतबा खोकर चीख पड़ी, नहीं साहब, यह मेरा नहीं है। किसी ने मुझे फंसाया है। पर किसी ने उनकी ना सुनी। पुलिस ने जबरन उन्हें जीप में बिठाकर थाने ले गए। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग चलने लगी, कलेक्टर की मां गिरफ्तार। यह गुनगुना प्रसाद का मास्टर स्ट्रोक था। उसने सीधे दीपा पर हमला न करके उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरियों पर वार किया, उसकी मां पर। अब दीपा एक अजीब दुविधा में फंस गई। अगर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर मां को छुड़ाएगी तो उस पर पद का दुरुपयोग का आरोप लगेगा, और अगर वह चुप रहेगी तो उसकी बेगुनाह मां जेल में सड़ जाएंगी। उसके ऑफिस के फोन की घंटियां बजीं। मीडिया, सीनियर अधिकारी सब जवाब मांग रहे थे। तभी उसकी बहन नेहा का फोन आया। उसकी आवाज में बेचैनी और गुस्सा था। यह क्या हो रहा है? मैं आ रही हूं, नेहा ने कहा। पर दीपा ने धैर्य रखते हुए कहा, नहीं दीदी, जरूरी नहीं कि हम भी उनके जैसा अवैध कदम उठाएं। अगर हम कानून की सीमा में नहीं रहेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा? यह लड़ाई कानून के अंदर रहकर लड़ी जाएगी और मैं भरोसा दिलाती हूं कि हम जीतेंगे। दीपा ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा, मैं अपने मां के मामले से खुद को अलग कर रही हूं ताकि जांच निष्पक्ष रहें। एसपी एक विशेष टीम बनाएं और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें। और यह कहकर मीडिया में एक सुदृढ़ संदेश पहुंचाया कि वह कानून और पारदर्शिता पर विश्वास करती हैं। पर दीपा सिर्फ कानून पर भरोसा करके नहीं बैठी। उसने अभिषेक को बुलाया, वही नौजवान जिसने शुरू में पूरा वृतांत रिकॉर्ड किया था। उसने कहा, तुम्हें बाजार की हर नजरों का पता है। उस दिन मां की टोकरी के पास कौन आया था, किसने कुछ रखा था। मैं चाहती हूं तुम हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करो। अभिषेक ने काम स्वीकार किया। बाजार वालों से पूछताछ शुरू कर दी। 2 दिनों की मेहनत के बाद उसे सुराग मिला। पास की दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक शख्स कमला देवी की टोकरी के पास कुछ रखते हुए पाया गया। चेहरा साफ नहीं था, पर वह वही व्यक्ति था जिसे सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर अब्दुल के साथ बार बार देखा गया था। सबूत मिल चुके थे। यह सारा काला खैते खेल गुनगुना प्रसाद यादव ने अपने पिट्ठुओं के जरिए रचा था। अब दीपा की बारी थी। उसने एसपी के साथ मिलकर एक चाल चली। उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में अपराधी का चेहरा बिल्कुल साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। यह खबर सुनकर गुनगुना प्रसाद के तंबू में हलचल मच गई। उसने तुरंत अब्दुल और सुरेश को फोन कर कहा कि उस आदमी को किसी तरह बचाना होगा, वरना हम सब फंस जाएंगे। पर गुनगुना प्रसाद को यह नहीं पता था कि उसका फोन पहले ही पुलिस की परगमन पर था।
जब अब्दुल और सुरेश उस व्यक्ति को ठिकाने लगाने के लिए शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर ले गए, तो दीपा और एसपी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचकर घेराबंदी कर बैठे। पकड़े जाने पर दोनों ने नाते रिश्तेदारों के दबाव में आकर अपना जुर्म कबूल कर दिया और गुनगुना पार्टी प्रसाद के खिलाफ अपना जुर्म बताकर इस गहरे षड्यंत्र का खुलासा कर दिया। अगले ही दिन सुबह जब गुनगुना प्रसाद अपने घर पर बैठकर जीत का जश्न मनाने का सोच रहा था, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और उसके सामने दीपा, कलेक्टर, एसपी और भारी पुलिस टीम थी। गुनगुना प्रसाद के होश उड़ गए। उसने बड़बड़ाया, मुझे यह सब करने का अधिकार नहीं है। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। पर दीपा ने उसकी आंखों में लोहे जैसी कठोरता दिखाते हुए कहा, खेल खत्म हुआ नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने सभी राज उगल दिए हैं। एएसपी ने हाथ में गिरफ्तारी वारंट देते हुए कहा कि उनके पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप गवाहों के खिलाफ आपराधिक काम कर रहे थे और अब आप हमारे साथ थाने चलें। गुनगुना प्रसाद का राजनीतिक साम्राज्य कुछ ही पलों में ढह गया। उसे हथकड़ी पहनाकर थाने ले जाया गया। उसी शाम कमला देवी को बरी कर दिया गया और जब वह जेल से बाहर आई, दीपा वहां उन्हें लेने पहुंची। माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगाकर रोया और कहा, अब आपको मिठाई बेचने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। अगली सुबह दीपा ने अपनी माँ को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने दफ्तर की तरफ ले गया। अब वह अपनी पोस्टिंग पर अपनी माँ के साथ जाती और घर के सब काम मिलकर करते थे। जब नेहा को छुट्टी मिलती तो वह भी घर आकर सबके साथ हंसी खुशी रहती। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या संस्था से इनका कोई संबंध नहीं है। इसे कहानी के रूप में ही देखें और इसका आनंद लें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपको दीपा का कौन सा कदम सबसे बढ़िया लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।